और वहीं देखिए देहरादून में आज आईएमए पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बतौर रिविंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण करने पहुंचे और इस पास आउट हो रहे ऑफिसर कैडेट की यहां पे सलामी भी ली। ये भारतीय सैन्य अकेडमी यानी कि आईएमए की 157वीं रेगुलर पासिंग आउट परेड थी और आज कुल 525 ऑफिसर कैडेट्स पास आउट होकर सैन्य अधिकारी बने। आईएमए में आज पास आउट होने वाले 525 ऑफिसर कैडेट्स में 491 भारत के हैं और जो भारतीय सेना में अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे और 14 मित्र देशों के हैं। 34 कैंडिडेट आज पास आउट हुए हैं जो अपने देश की सेना में सैन्य अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे और इस खास मौके पर ऑफिसर कैडेट के परिजन बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने इस पल को ऐतिहासिक बताया और अपने बच्चों की उपलब्धि पर खुशी जताई। आईएमए में कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब युवा कैडेट्स भारतीय सेना के लिए तैयार हो गए हैं। कैसा रहा आपका आईएमए का ये पूरा? मैं यहाँ 2021 में अपना एसएसबी क्लियर करके आया था और लगभग 4 साल बाद मैं यहाँ से पास आउट हो रहा हूँ। आपको फील नहीं करा सकता और मैं भी फील नहीं कर पा रहा था जब तक मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ देखा नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे देश के जितने भी युवा हैं, जूनियर्स हैं, जो चाहते हैं, एस्पायर कर रहे हैं आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, ये एक बहुत अच्छा करियर है और आप बिल्कुल आएँ, ज्वाइन करें। 30 साल 19 दिन मैं खुद आर्मी से आर्मर्ड कोर में रहा हूँ। 76 आर्मर्ड कोर मेरी यूनिट है, 76 आर्मर्ड। आज आपके सामने जो है कमीशन लेके आज खड़ा है आपके सामने। मैं बहुत गर्व से हूँ कि हमारा बेटा देश की सेवा करने के लिए जा रहा है। एक माँ के लिए बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि ऐसा बेटा मैंने पैदा किया। माँ की जो ममता है वो झलक रही है और ये कहीं ना कहीं वो पल है जो इसका हर किसी को इंतजार रहता है। आईएमए की ट्रेनिंग के बाद अब ये युवा पूरी तरह से देश रक्षा के लिए तैयार हो गए हैं। तमाम जो युवाओं को आपने ये देखा है उनका जो जोश और जज्बा है वो अब सीमा पर नजर आएगा और सीमा पर जाकर ये अब देश की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े रहेंगे। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24। भारतीय सैन्य अकेडमी यानी कि आईएमए की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अकेडमी के पहले बैच से 40 कैडेट पास आउट हुए थे। आईएमए का पहला कोर्स द पायनियर के नाम से जाना जाता है। आज की पासिंग आउट परेड के बाद आईएमए के नाम देश विदेश की सेनाओं को 66,500 से अधिक सैन्य अधिकारी देने का गौरव भी जुड़ चुका है। इनमें मित्र देशों को दिए गए करीब 3,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए हैं। पिछले 9 दशक यानी कि 93 सालों के इतिहास में भारत सैन्य अकेडमी की प्रशिक्षण क्षमता कई गुना बढ़ गई है। खास बात यह कि आईएमए में जुलाई 2025 से महिला कैडेट्स का भी प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। आईएमए को दुनिया भर में हमेशा से सबसे प्रतिष्ठित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है और जहां अब महिला और पुरुष कैडेट पहली बार एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। और देश के एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का एक तरफा दबदबा जांच के दायरे में आ चुका है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर नजर रखने वाली संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीसीआई ये जांच कर रही है कि क्या इंडिगो ने अपनी मजबूत बाजार स्थिति का गलत इस्तेमाल कर प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। सूत्रों के मुताबिक कंपटीशन एक्ट की धारा 4 के उल्लंघन का आरोप है और इस धारा के तहत कोई भी कंपनी अपने दबदबे का फायदा उठाकर मनमानी कीमतें वसूल नहीं कर सकती और न ही सेवाओं का संचालन इस तरीके से कर सकती है जिससे उपभोक्ताओं पर दबाव बने या फिर उनको मजबूर किया जा सके। तो सीसीआई फिलहाल अंदरूनी तौर पर इंडिगो की बाजार में मोनोपोली जैसी स्थिति, खास रूट्स पर उसके वर्चस्व और उस दबदबे के संभावित दुरुपयोग जैसे कई पहलुओं की जांच कर रहा है। खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि क्या एयरलाइन ने कुछ रूट्स पर किराया अनुचित तरीके से बढ़ाया है या फिर नहीं। अगर किराया बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा खत्म करने के आरोपों की पुष्टि होती है तो कंपटीशन कमीशन औपचारिक जांच के आदेश दे सकता है। ऐसे में इंडिगो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और देश की एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को लेकर बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। देखिए, अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है और इसी कड़ी में अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका उद्देश्य भारत पर लगाए गए टैरिफ को समाप्त करना है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ नीति सवालों के कटघरे में है और इसके कारण ही भारत अमेरिका के संबंधों में बीते कुछ महीनों से तल्खियां देखने को मिल रही हैं। नॉर्थ कैरोलिना की प्रतिनिधि डेबोरा रॉस टेक्सास के मार्क वेसी और इलिनॉइस राजा कृष्णमूर्ति ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव के जरिए भारत के आयात पर लगाए गए 50% से अधिक टैरिफ को जो लागू करने के लिए घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने की मांग की गई है।
ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी के कारण ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी अटकी हुई है। वहीं अमेरिकी सांसदों का कहना है कि भारत के प्रति अपनाई गई गैर जिम्मेदाराना टैरिफ रणनीति न सिर्फ उल्टा असर डाल रही है, बल्कि दोनों देशों के बीच में एक अहम रणनीतिक साझेदारी को भी कमजोर कर रही है। सांसदों का कहना है कि ऐसा करने से व्यापार से जुड़े मामलों में कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार भी बहाल हो सकेंगे। अमेरिका में एक बड़े वर्ग का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से आम नागरिकों को भी अमेरिका में महंगाई से जूझना पड़ रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, जो दुनिया में किसी भी देश पर लगाया गया टैरिफ में सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है। इसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि इस तरह के कठोर कदम भारत अमेरिकी संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अमेरिका की डेमोक्रेट्स हाउस ओवरसाइट कमेटी ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के घर से मिली 19 तस्वीरों को जारी कर दिया। इन तस्वीरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उद्योगपति बिल गेट्स समेत कई दिग्गज लोग नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 2004 को जेफरी एप्स्टीन से अपने सारे संबंध खत्म किए। उन्होंने बार बार कहा कि एप्स्टीन से जुड़े किसी भी गलत काम में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी एप्स्टीन और ट्रंप के करीबी रिश्तों को हथियार बनाकर लगातार ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। डेमोक्रेट्स हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक सांसदों द्वारा शुरू की गई जारी 19 तस्वीरों में एप्स्टीन के घर की मिली करीब 95,000 से अधिक तस्वीरों का एक छोटा सा हिस्सा है। जेफरी एप्स्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क के एक जेल में मौत हो गई थी। जेफरी एप्स्टीन पर यौन तस्करी के लिए जुड़े कई मुकदमे भी चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि एप्स्टीन एक फाइनेंसर था, लेकिन वो एक ऐसा सिंडिकेट चला रहा था जो यौन तस्करी करता था। बतौर फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन का अमेरिका समेत कई देशों में दिग्गज हस्तियों के बीच करीबी रिश्ता था, जिसके चलते एप्स्टीन को कई बार हाई प्रोफाइल लोगों के साथ फोटो पाई गई है और उसका तस्वीर जारी की गई है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि ट्रंप भी एप्स्टीन के गलत काम में हिस्सेदार थे, जिसके कारण ही जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करने की मांग डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से लगातार की जा रही थी। डेमोक्रेटिक पार्टी इस मांग पर ही अमेरिका की संसद में एक बिल लाया गया था, जिसके पास होने के बाद और राष्ट्रपति ट्रंप की अनुमति के बाद अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से एप्स्टीन फाइल को सार्वजनिक करने का फैसला किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं, उनके इस फाइलों से अलग थी, जिन्हें न्याय विभाग अब जारी करने के लिए बाध्य है। दरअसल एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक किए जाने की डेडलाइन जल्द ही खत्म होने वाली है। उससे पहले इस मामले से जुड़ी सभी फाइल्स को सार्वजनिक किया जाना है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने डेमोक्रेट्स पर मनमाने ढंग से चुनिंदा तस्वीरें हटाकर एक झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया और इसे राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स की साजिश का हिस्सा बताया। ट्रंप, जो कभी एप्स्टीन के करीबी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि एप्स्टीन के यौन तस्करी के आरोपों का सामना करने से बहुत पहले ही उन्होंने एप्स्टीन से संबंध तोड़ लिए थे। क्लिंटन ने भी एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों को बेहद सीमित बताया। क्लिंटन ने स्वीकार किया कि उन्होंने एप्स्टीन के निजी जेट में यात्रा की थी, लेकिन तब उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ सांसदों का मानना है कि अगर न्याय विभाग द्वारा एप्स्टीन के मामले की पूरी फाइलों की जांच की जाती है तो कई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति भी इस मामले में फंस सकते हैं। और संसद में केंद्र सरकार की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाया गया। इस पर सरकार की ओर से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विस्तृत जानकारी दी। दरअसल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि देश भर में फैली लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से करीब 11,152 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। सरकार के मुताबिक कुल रक्षा भूमि में 8,113 एकड़ जमीन कानूनी विवादों में फंसी हुई है, जबकि 45,906 एकड़ भूमि को अतिरिक्त श्रेणी में रखा गया। वहीं भारतीय रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक भारतीय रेलवे के पास करीब 4.99 लाख हेक्टेयर जमीन थी। इसमें से लगभग 1,068 से जो ज्यादा हेक्टेयर जमीन है उस पर अवैध कब्जा पाया गया। रेल मंत्री ने सदन को बताया कि रेलवे द्वारा नियमित रूप से सर्वे किया जाता है और अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पिछले 5 सालों में रेलवे ने 98.02 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सरकार की ओर से पेश किए गए इन आंकड़ों के बाद संसद में केंद्र की भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जों और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का आज महाराष्ट्र के लातूर जिले में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लातूर पहुंचकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे शिवराज पाटिल को उन्होंने नमन किया और श्रद्धांजलि दी। शिवराज पाटिल लिंगायत समुदाय के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्हें लातूर से 6 किलोमीटर दूर मरवंती गांव में उनके खेत में ध्यान की मुद्रा में बैठी स्थिति में दफनाया गया। पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को हुआ था और उन्होंने 1966 में लातूर नगर निकाय के साथ सदस्य के रूप में अपने सियासी पारी की शुरुआत की थी। पाटिल 1972 से 1980 के बीच 2 बार लातूर के महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे थे। शिवराज पाटिल 1980 से 1999 तक लगातार 7 बार लातूर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी चुने गए। इंदिरा गांधी के शासनकाल में शिवराज पाटिल पहली बार केंद्रीय मंत्री बने और पाटिल को 2004 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा नीति में चूक को देखते हुए जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया 30 नवंबर 2008 को। 2010 से 2015 तक शिवराज पंजाब में राज्यपाल और चंडीगढ़ में प्रशासक के तौर पर रहे।